नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जेई परीक्षा हो सकती है निरस्त। उत्तराखंड में हाईवे चौड़ीकरण के लिए मिलेंगे 3,891 करोड़। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगी सरकार, खंडूरी। लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य की विजिलेंस जांच। देहरादून, ईएसआई के आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं समाप्त। भर्ती घपला मास्टरमाइंड, हाकम अन्य मामलों में भी जमानत को हाईकोर्ट पहुंचा। नई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं की नीति जारी। शिक्षा विभाग में 30 अधिकारियों के दायित्व बदले। चारधाम यात्रा, केदारनाथ धाम खुलने की तारीख तय होते पंजीकरण शुरू। G20 की थीम पर विधि में सेमिनार, विश्वविद्यालय में सेमिनार। हल्द्वानी, शहर में 9 अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, नक्शे पास नहीं करेगा DDA। कुमाऊं के 752 व्यापारियों को GST का नोटिस। हल्द्वानी गोला खनन, 6,730 मालिकों ने डब्बा छुड़ाने से हाथ खड़े किए। 12.2 करोड़ से चमकेगी नैनीताल रोड। 2024 की तैयारी को जुटे कार्यकर्ता अजय। नैनीताल में G20 समिट कार्यक्रमों के आयोजन की उम्मीद। CBSE बोर्ड परीक्षाएं, नैनीताल जिले के 37 केंद्रों में होगी परीक्षा। खटीमा, रेल परियोजनाओं को लेकर किया जाएगा काम जोशी। राज्य में 1.9 लाख किसानों की सम्मान निधि लटकी। राज्य की 7 महिला IPL के ऑप्शन में। देहरादून, लोक सेवा आयोग की जूनियर इंजीनियरिंग जेई परीक्षा निरस्त हो सकती है। आयोग इससे जल्द निर्णय ले सकता है, जबकि सहायक अभियंता परीक्षा AE को क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है। आयोग ने AE और JEE के 901 पदों के लिए पिछले साल अप्रैल और मई में परीक्षाएं कराई थी। अगस्त में JEE, नवंबर में AE परीक्षा का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया था। दोनों परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर आयोग ने 4,384 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन किया था। इस बीच SIT जांच में JEE परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा हो गया। इस मामले में आयोग के अनुसचिव संजीव चतुर्वेदी और अनुभाग अधिकारी संजीव चौहान समेत अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें एक भाजपा नेता भी शामिल है, जबकि दूसरे नेता अभी फरार है। चतुर्वेदी और चौहान अब अति गोपन विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने मिलीभगत कर पेपर लीक माफिया तक पहुंचाया। माफिया ने कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल कर ज्वालापुर और लक्सर में उन्हें सवाल रटवाए थे। सूत्रों ने बताया कि SIT जांच में JEE परीक्षा का पेपर कई अभ्यर्थियों के हाथ लगने की आशंका है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी भी अभ्यर्थी के नाम का खुलासा नहीं किया। देहरादून, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड से जुड़े 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए 3,891 करोड़ से अधिक का बजट मंजूर कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बुधवार सुबह ट्वीट कर बताया कि देहरादून जिले में भनिया नाला से ऋषिकेश तक हाईवे को 4 लेन करने के लिए 1,036 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से 21 किलोमीटर लंबी NH का चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें बनिया नाला से जौलीग्रांट तक एलिवेटेड रोड के साथ ही 7 मोड़ पर फ्लाईओवर और अंडरपास भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस बजट में हाईवे चौड़ीकरण परियोजना में आने वाली जमीन का मुआवजा भी शामिल किया गया है। इस तरफ बरेली सितारगंज हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1,464 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस परियोजना के तहत हाईवे के 12 किलोमीटर उत्तराखंड के हिस्से में काम होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बरेली पीलीभीत हाईवे परियोजना के तहत सितारगंज बाईपास निर्माण के लिए 1,391 करोड़ रुपये मंजूर किए जाने के संदर्भ में ट्वीट कर जानकारी दी। प्रमुख सचिव लोक निर्माण RK सुधांशु ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से इस परियोजना के लिए बजट मंजूर कर दिया गया है। अल्मोड़ा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, वहीं इसे स्थायी राजधानी बनाएगी। खंडूरी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दूसरे दिन बुधवार को अल्मोड़ा सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में यह बात रखी। उन्होंने कहा कि जनता और जनप्रतिनिधि की मांग पर भाजपा सरकार गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनाएगी। खंडूरी ने कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में ही आयोजित कराया जाएगा। बजट सत्र गैरसैंण में कराने के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह तैयार है। उधर विधानसभा सचिवालय में बीते वर्षों से हुई नियुक्तियों के संबंध में खंडूरी ने कहा कि इसके लिए कोटिया समिति की रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए। देहरादून, भर्ती घपलों को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक पूर्व सदस्य के खिलाफ दून पुलिस ने विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी है। विभिन्न स्तरों से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया। यही नहीं कि आरोप में पूर्व सदस्य पर आय से अधिक संपत्ति जुटाने का मुकदमा भी चल सकता है। लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पर एक महिला अभ्यर्थी ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। महिला अभ्यर्थी ने साक्षात्कार और मदद के बदले अकेले मिलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई की डिस्पेंसरी में उपनल पीआरडी समेत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनात 121 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों को सेवा विस्तार को शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिल पाई। इससे प्रदेश के 6 जिलों की 30 ईएसआई डिस्पेंसरी में काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत राज्य में कुल 428 पद स्वीकृत हैं। इन पदों के सापेक्ष 133 नियमित और 121 कर्मचारी आउटसोर्स पर तैनात है। ये आउटसोर्स कर्मचारी सीधी भर्ती के पदों पर तैनात है। इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा विस्तार देने के लिए निर्देशालय से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इस शासन स्तर से कार्मिक विभाग के नियमों का हवाला देते हुए सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं दी गई। इससे उक्त सभी कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई और ईएसआई डिस्पेंसरी से जुड़े लाखों श्रमिकों का इलाज लटक गया है। देहरादून उत्तराखंड में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने का रास्ता साफ हो गया। पूर्व में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के बाद शासन ने बुधवार को नई संशोधित स्मॉल हाइड्रो पॉलिसी जारी कर दिया। हाइड्रो प्रोजेक्ट कम प्रीमियम और अधिक रियायत के साथ लगाए जा सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत राज्य गठन से पूर्व के प्रोजेक्टों की क्षमता अब कम प्रीमियम में बढ़ाई जा सकेगी। राज्य गठन के बाद के प्रोजेक्ट को भी रियायत देते हुए पूर्व में तय प्रीमियम ही लिया जाएगा। प्रीमियम पर लगने वाला ब्याज नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट लगाने को मिट्टी व खनिज के उपयोग प्रोजेक्ट क्षेत्र में क्रशर लगाने की मंजूरी खनन विभाग देगा। खनन की रॉयल्टी भी तय मानकों के अनुरूप ही दी जाएगी। प्रोजेक्ट के निर्माण को उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा। शेष सामग्री को राज्य के अन्य विभाग के तय नियमों के अनुसार उपयोग की मंजूरी होगी। यूपीसीएल को अनिवार्य रूप से बिजली खरीदनी होगी। यूपीसीएल की ओर से सहयोग न दिए जाने पर उस पर जुर्माना भी लगेगा। नई पॉलिसी में उन प्रोजेक्टों को राहत दी गई है जिनसे जो मंजूर होने के बाद किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पाए। अब ये प्रोजेक्ट एक नई सिरे से शुरू किए जा सकेंगे। इस पर निवेशकों से सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरचार्ज पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो मंजूरी लेकर ऐसा कर सकेगा। बिना मंजूरी के योजना ट्रांसफर करने पर जुर्माने को प्रावधान किया जाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को यूके एसएससी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वेंकेशन जज न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के एकलपीठ ने एसआईटी और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार वर्ष 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में बीपीडीओ की प्रतियोगी परीक्षा कराई गई थी, जिसका मुख्य आरोपी हाकम सिंह और कई अन्य आरोपियों द्वारा उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में लीक करवाया गया था। एक शिकायत के आधार पर एसआईटी ने देहरादून के थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया था। सबूतों के आधार पर एसआईटी ने हाकम सिंह को 14 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया। तब से वो जेल में बंद है। निचली अदालत ने हाकम सिंह को 31 जनवरी 2023 को संबंधित एक मामले में जमानत दे दी है, अन्य आरोपी में नहीं। याचिका में हाकम सिंह का कहना है कि एसआईटी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निचली कोर्ट से एक मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। बाकी मामलों में जमानत देने का याचिका में अनुरोध किया गया है। इसी मामले में निचली कोर्ट कई आरोपियों को सबूतों के अभाव में जमानत दे चुकी है। सरकार ने लंबी कसरत के बाद बुधवार को शिक्षा विभाग में फेरबदल कर दिया है। 23 अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। हाल में बीईओ से प्रमोशन पाकर उप निदेशक बने प्रदीप कुमार को दून का डीईओ माध्यमिक बनाते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी सौंपा गया। साथ ही चंपावत और मुड़ा को भी नई प्रभारी सीईओ मिल गए हैं। बुधवार शाम शिक्षा सचिव रविन्द्रनाथ रमन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार राय सिंह रावत उप निदेशक SCERT हरक राम कोहली को डीडी हार्ट डाइट का प्राचार्य, कमला बड़वाल उप निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय, RP डडियाल को डाइट टेरी का प्राचार्य बनाया गया। मालूम को गत 30 नवंबर को बीईओ स्तर के 16 अफसरों को प्रमोशन देकर उप निदेशक बनाया गया था, लेकिन उन्हें पोस्टिंग नहीं दी गई। अब इनमें से अधिकतर को नई चुनौती तैनाती दे दी गई। चंपावत के सीईओ जितेंद्र सक्सेना को SSA में उप निदेशक पद पर लाया गया। साथ ही गढ़वाल के एडी माध्यमिक वीर सिंह बिष्ट को एडी मुख्यालय, कुमाऊं के एडी माध्यमिक अजय नोडियाल को दून में एडी सीमेट, डॉक्टर मुकुल सती को APDA SSC माध्यमिक शिक्षा निदेशक में संयुक्त निदेशक, हरिद्वार के प्रभारी सीईओ कमलेश गुप्ता को रुड़की डाइट का अतिरिक्त चार्ज दिया गया। रुड़की डाइट के प्राचार्य DL शाह को SCERT में उप निदेशक के रूप में अटैच किया गया, जबकि जाखनी खाल धार के उप शिक्षा अधिकारी धनबीर सिंह को हरिद्वार में लक्सर का उप शिक्षा अधिकारी के रूप में अटैच किया गया। धनबीर अब तक एडी कुमाऊं के साथ अटैच थे। चारधाम यात्रा पंजीकरण को लेकर पर्यटन विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दिया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख स्पष्ट होते ही अगले दिन से श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे। पहले चरण में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम का पंजीकरण शुरू
होगा। अभी सिर्फ बद्रीनाथ कपाट के धाम खुलने की तारीख तय हुई। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। शिवरात्रि के 18 फरवरी को तय होगा कि केदारनाथ धाम के कपाट किस दिन खुलेंगे। ऐसे में संभावना यह है कि 19-20 फरवरी से पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण शुरू होंगे। इसके पीछे तर्क यह है कि आमतौर पर श्रद्धालु दो धामों के साथ एक दर्शन करते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन साथ किए जाते हैं। इसी तरह गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन भी साथ ही होते हैं। देहरादून भारत को इस साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिलने पर राज्य के विश्वविद्यालय में G20 की थीम पर कार्यक्रम किए जाएंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर N.K. जोशी को इसका नोडल बनाया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने कहा कि उत्तराखंड के राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में G20 सम्मेलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही सांसद, प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक के साथ ही वैज्ञानिक विशेषज्ञ शोध छात्र प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए प्रोफेसर N.K. जोशी को नोडल नामित किया गया। साथ ही रूसा सलाहकार प्रोफेसर M.S.M. रावत और संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रोफेसर A.S. उनियाल भी इस कमेटी में रहेंगे। इसके तहत वैश्विक व्यापार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल आदि कार्यक्रम होंगे। विभागीय मंत्री ने देश विदेश के 20 नामी विश्वविद्यालयों के साथ राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों का टीचिंग शेयरिंग अनुबंध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य की द्वितीय राज्य संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के निर्देश दिए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रतिभाग करेंगे। हल्द्वानी शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में रेरा के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों के खिलाफ जिला विकास प्राधिकरण सख्त हो गया। मामले में प्राधिकरण ने नियमों के ताक में रखकर काटी जा रही 9 कॉलोनियों में बनी भवनों के नक्शे पास नहीं कराने का निर्णय लिया है। हिंदुस्तान अखबार ने 6 फरवरी के अंक में हल्द्वानी शहर से लगे गांव में किसी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग का खेल शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रेरा व प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर काटी जा रही अवैध कॉलोनियों का खुलासा किया गया था। प्रशासन और DDA ने गंभीरता से लेते हुए कृषि भूमि पर अवैध ढंग से काटी जा रही कॉलोनियों में भवनों के नक्शे पास नहीं कराने का निर्णय लिया। DDA के संयुक्त सचिव ऋचा सिंह ने बताया कि प्राधिकरण इन क्षेत्र में बन रहे भवनों के नक्शे पास नहीं करेगा। ग्राम कुंवरपुर, भगवानपुर, जय सिंह, कमलवा गांजा, नरसिंह मल्ला, कमलवा गांजा, नरसिंह तल्ला, देव तल्ला, पजाया, नया गांव चौहान, शिवलालपुर, पांडे और बोडियाल आदि क्षेत्रों में कॉलोनियां कट रही हैं। जोशीमठ में जो कुछ हुआ उसके बाद से ग्रीन बेल्ट और प्रतिबंधित क्षेत्रों में होने वाले निर्माण नैनीताल के भविष्य के लिए भी खतरा बन सकता है। इसलिए लोगों से भी अपील है कि बिना जिला विकास प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण न करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कहना है दीपक रावत, कुमाऊं कमिश्नर। हल्द्वानी माल सप्लाई करने और खरीदने रिटर्न फॉर्म दाखिल करने में जरा सी चूक व्यापारियों को भारी पड़ सकती है। इसी तरह की गलती करने वाले कुमाऊं के 752 व्यापारियों को राज्य कर विभाग ने चिन्हित किया है, जिनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, रामनगर, नैनीताल सहित हल्द्वानी के 4 सेक्टर के करीब 250 व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शेष को नोटिस देने की तैयारी जारी है। विभाग की माने तो जांच आगे बढ़ने पर संख्या में इजाफा हो सकता है। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर गौरव कुमार पंत ने बताया कि कुमाऊं में कई ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर के गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न GSTR 1, 2A और 3B में अंतर आ रहा है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं ऐसे व्यापारी जिन्होंने 2017-18, 2018-19 में केवल अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC से एडजस्टमेंट किए हैं, उनके चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर पंत ने बताया कि चिन्हीकरण की कार्रवाई पूरी होते ही संबंधितों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी की जाती है। विसंगति की पुष्टि होने पर कारण बताओ आदि नोटिस जारी किया जाता है। जवाब संतोषजनक न मिलने की स्थिति में वसूली के आदेश जारी किए जाते हैं। हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर जल्दी वाहन फर्राटा भरते नजर आएंगे। इसके लिए सड़क को और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। योजना के तहत शासन से सड़क के आंतरिक नवीनीकरण स्पेस रिन्यूअल के लिए 1229 करोड़ रुपए की 12.29 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। हल्द्वानी शहर में नैनीताल रोड काफी जर्जर हालत में पहुंच गई। सड़क पर कई जगह गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन हादसों का डर बना रहता है। इससे वाहन चालकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया। विभाग ने सड़क को गड्ढा मुक्त व आंतरिक नवीनीकरण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था, जिसे शासन से मंजूरी मिल गई। मंजूरी के साथ ही धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई। अब योजना के हल्द्वानी मंडी से नरीमन चौराहा काठगोदाम तक 8.2 किलोमीटर सड़क का आंतरिक नवीनीकरण होगा। योजना के तहत लोक निर्माण की ओर से टेंडर की जल्द शुरू कर दी जाएगी। नैनीताल में भी G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की उम्मीद है। इसके लिए केंद्र में पहुंची टीम 2 दिनों से आयोजन स्थल फाइनल करने में लगी है। उम्मीद है कि G20 कार्यक्रम का आयोजन नैनीताल या फिर रामनगर में किया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने अपनी
रिपोर्ट केंद्रीय टीम को सौंप दी है। भारत सितंबर में G20 सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली से करेगा। ऐसे में इस आयोजन को एक बड़ा इवेंट बनाने के लिए केंद्र सरकार देश के 56 शहरों में G20 समिट के कार्यक्रम करने जा रहा है। उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की मेजबानी फिलहाल ऋषिकेश को मिल चुकी है, पर मेजबान शहर की सूची में नैनीताल या रामनगर का नाम जोड़ने जा रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि G20 का एक कार्यक्रम कुमाऊं में भी करवाया जाए। टीम ने मंगलवार को रामनगर में आयोजन की तैयारियों के संबंध में निरीक्षण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया। परीक्षा में नकल करने रोकने को लेकर बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों से सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच जाने को कहा है। परीक्षा 10:30 बजे शुरू होगी। नैनीताल जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 37 केंद्र बनाए गए, जिनमें दोनों कक्षाओं में 16,309 परीक्षार्थी शामिल होंगे। CBSE की ओर से जारी पत्र के अनुसार नैनीताल जिले में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 4,724 छात्र और 3,482 छात्राएं शामिल होंगी। वहीं 12वीं परीक्षा के लिए 4,632 व 3,470 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। खटीमा जनपद के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बजट में मिले 5,000 करोड़ से राज्य में रेल परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। कहा कि JCO सिपाही से हवलदार तक की वन रैंक वन पेंशन के मामले में सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया। इसका शीघ्र निस्तारण कर लिया जाएगा। वहीं थारू गैर थारू भूमि समस्या का आपसी सहमति से निस्तारण होगा। कैबिनेट मंत्री जोशी यहां आयोजित जिला कार्य समिति की बैठक में भाग लेने आए थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल स्तर तक चुनाव से पदाधिकारियों का चयन होता है। भाजपा के 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। आज 18 राज्यों में भाजपा सत्ता में। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। उन्होंने केंद्र के विभिन्न योजनाओं कार्यों का बखान किया। जोशी ने कहा कि PM सम्मान निधि का उत्तराखंड के 9 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। राजकोषीय घाटे को कम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल योजना को लॉन्च किया गया है। महिलाओं को टैक्स में छूट देने और देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, जिनमें 11 उत्तराखंड में बन रहे हैं। इस बजट में राज्य को मिले 5,000 करोड़ की धनराशि को रेल परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। उत्तराखंड में 1,19,000 किसानों की सम्मान निधि अटक गई है। बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने के कारण दिक्कत आई है। किसानों को अब नया बैंक खाता खोलना होगा। इसके लिए भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को नामित किया है। उत्तराखंड में 6.77 लाख किसान सम्मान निधि के अभ्यर्थी हैं। योजना के तहत साल भर में 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसकी 2,000 रुपये की किस्त हर 4 महीने में मिलती है। नवंबर तक किस्त किसानों को मिल चुकी है। भारत सरकार के PFMS सॉफ्टवेयर से उत्तराखंड के 1,19,000 किसान ऐसे हैं जिनके खाते PFMS सॉफ्टवेयर से रिजेक्ट हुए। इन किसानों को अब नया खाता खोलना होगा। देहरादून भारत में पहली बार होने जा रहे वुमेन इंडियन IPL WPL में देश विदेश के कुल 409 खिलाड़ियों के ऑक्शन सूची में उत्तराखंड के 7 खिलाड़ी भी शामिल किए गए हैं। इस खिलाड़ी में भारतीय महिला टीम की सदस्य उत्तराखंड सीनियर टीम की कप्तान एकता बिष्ट समेत मानसी जोशी, पूनम रावत, सारिका कोहली, पूजा राज, राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप शामिल है। पुरुष IPL की सफलता के बाद BCCI ने पहली बार महिला IPL को भी मंजूरी दी है। इस बीच में 5 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें मुंबई इंडियन, गुजरात जॉयंट्स, लखनऊ वॉरियर, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल शामिल है। 13 फरवरी को मुंबई में महिला IPL का ऑक्शन होगा।